हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप सभी लोगों को इस नए वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। वैसे तो मैं 1 जनवरी को मैं लाइव आया था। मैंने अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी, उनसे लाइव चैट किया था और उनके तमाम सवालों के जवाब दिए थे। आज मैं आपके सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के कुछ मैरिज और डाइवोर्स से लेकर के फैमिली लॉस से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल मैटर्स से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण जजमेंट्स को लेकर के हाजिर हूं। देखते हैं कि वो कौन कौन से जजमेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा उनमें किस तरीके की बातें कही गई हैं, फाइनली क्या निर्णय दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में, फैमिली मैटर्स इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 2021। पहला जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मामले की सुनवाई करते हुए कि जब दो बालिग आपस में, ये जजमेंट आपके सामने है, जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों तो परिवार व समुदाय की सहमति आवश्यक नहीं है। जब दो एजेड मेजर आपसी सहमति के आधार पर विवाह करने के लिए वो तैयार हों तो किसी भी फैमिली मेंबर्स की, परिवार की सहमति की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने पैरा नंबर 9 में जो महत्वपूर्ण बात कोड की कि educated younger boys and girls are choosing their life partners, which in turn is a departure from the earlier norms of society where caste and community play a major role. Possibly this is the way forward where caste and community tension will be reduced by such intermarriage, but in the meantime, these youngsters face threat from the elders, and the courts have been coming to aid of these youngsters. कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से जो यंगस्टर्स शादी करते हैं जिनमें परिवार की सहमति नहीं होती, तो उनको तमाम तरीके की धमकियां मिलती हैं। कोर्ट का काम है कि इनको देखे और उनको प्रोटेक्ट करे। और जो सबसे बड़ी बात, मैंने इसमें डिटेल में भी वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में, आप देख सकते हैं कि जजमेंट का जो अंत किया माननीय न्यायमूर्ति महोदयों ने, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब, उसको कोड करते हुए, उसके पैराग्राफ कोड करते हुए किया। उन्होंने कहा, इन द वर्ड्स ऑफ द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, उनकी जो बुक थी इनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका पैरा कोड किया। आई एम कन्विंस्ड that the real remedy is intermarriage. Fusion of blood can alone create the feeling of being kith and kin, and unless these feelings of kinship, of being kindred, becomes paramount, the separatist feeling, the feeling of being aliens created by caste will not vanish. Where society is already well knit by other ties, marriage is an ordinary incident of life, but where society is cut asunder, marriage as a binding force becomes a matter of urgent necessity. The real remedy for breaking caste in intermarriage, nothing else, will serve as the solvent of caste. ये महत्वपूर्ण बात न्यायमूर्तियों के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इनहिलेशन ऑफ कास्ट की बुक का पैरा कोट करते हुए कही गई। ये जो जजमेंट दिया गया था लक्ष्मी चंद्र की बी बनाम कर्नाटक राज, रेट पिटीशन नंबर आपके सामने है, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच के द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। आज का तो दूसरा जो जजमेंट है वो स्पेशल मैरिज एक्ट से संबंधित है। विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण की मांग करने वाले जोड़ों के आवास पर नोटिस जारी करना प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोसेस क्या था कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई पेयर शादी करने के बाद रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो उनको नोटिस भेजा जाता था, उनके पेरेंट्स को भी नोटिस भेजा जाता था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। परवीन बानो बनाम चंद्रशेखर एसडीएम साउथ पश्चिम के मामले में बात कही गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण की मांग करने वाले जोड़ के आवास पर नोटिस जारी करने के लिए
उपमंडल मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम का कार्य फाइन प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई अदालत की अवमानना है, क्योंकि यह उससे उसके पहले जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। 2002 में सभी विवाह अधिकारियों को अधिनियम के अध्याय सेकंड के तहत अपने विवाह के अनुष्ठान की मांग करने वाले आवेदकों के आवास पर नोटिस ना भेजने का निर्देश दिया गया था, नोटिस नहीं भेजने का निर्देश दिया गया था। तो कोर्ट की अवमानना माना दिल्ली हाई कोर्ट ने। स्पेशल मैरिज के तहत अगर कोई पेयर मैरिज रजिस्ट्रेट कराने जाते हैं तो नोटिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो जजमेंट है केरल हाई कोर्ट का है। जब पति पत्नी बिना रीजनेबल रीजन के सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं, साथ में रहने से, दाम्पत्य संबंध स्टेब्लिश करने से मना करते हैं, तो यह डिजर्सन का ग्राउंड होता है, एक दूसरे को परित्याग करने का ग्राउंड होता है, एक दूसरे को त्याग देने के समान है। ये केरल हाई कोर्ट ने कहा। यह केरला हाई कोर्ट का एक मामला था। ये 29 डे ऑफ जुलाई 2021 का जजमेंट है। मैट्रिमोनियल अपील नंबर 246/2015। इस तरीके के जजमेंट पीसी कुन्ही नारायण वर्सेस विजय कुमारी, इस मामले में जजमेंट दिया गया था। नेक्स्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह के पंजीकरण की अनुमति दी। एकल पीठ के निर्णय को पलटा। अमी रंजन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में, ये नंबर आपके सामने है। यह बात केरल हाईकोर्ट, ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस तरीके की बात कही। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जोड़े के विवाह के पंजीकरण की अनुमति दी। न्यायमूर्ति ऋतु बिहारी, न्यायमूर्ति अर्चनापुरी की खंडपीठ एकल पीठ के उस फैसले के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दंपत्ति यानी विवाहिक जोड़े को अपनी शादी के ई पंजीकरण करने की अनुमति से इनकार कर दिया था। सिंगल बेंच ने इनकार कर दिया, डिवीजन बेंच ने उसको अलाउ कर दिया। फोर्थ नंबर का जो केस है वो भी केरल हाईकोर्ट का है। केरल हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह की पंजीकरण की अनुमति दी। लक्ष्मी जेएस बनाम कुड़ुकुट्टी ग्राम पंचायत, केरल हाईकोर्ट में लक्ष्मी जेएस बनाम कुड़ुकुट्टी के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह पंजीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने अपने पति सनूप के साथ 24/8/19 को प्रथागत संस्कार के अनुसार विवाह किया था। उन्होंने केरल रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कामर रूल्स 2008 के संदर्भ में स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के समक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन किया था, लेकिन विवाह पंजीकरण पूरा होने से पहले याचिकाकर्ता के पति को अचानक साउथ अफ्रीका में अपने काम के लिए वापस लौटना पड़ा। अब याचिकाकर्ता दक्षिण अफ्रीका में अपने पति के पास जाने के लिए वीजा के लिए आवेदन करना चाहती है, लेकिन विवाह प्रमाण पत्र के बिना वह असमर्थ है। इसलिए ई रजिस्ट्रेशन, मैरिज के ई रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति मांगी थी, कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। नेक्स्ट है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि नोटरी स्टैम्प पेपर में लोगों ने लिखवा देते हैं कि हमारी शादी हो गई, हम दोनों ने विवाह कर लिया, और नोटरी मैरिज जिसको बोलते हैं और शादी शुदा लाइफ बिताने लगते हैं। जब आगे डिस्प्यूट होता है तो फिर मामला फंसता है कि ये तो लीगल मैरिज ही नहीं हुई। तो ऐसे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जितने भी नोटरी के जरिए जो तलाक और विवाह कराते हैं उनको मना किया। ये आपके सामने है, मैट्रिमोनियल जो नंबर है वहां का रेट का। मुकेश बनाम स्टेट ऑफ एमपी का मामला था। नोटरी आयुक्तों को फटकार लगाते हुए जो विवाह आदि के संबंध में दस्तावेजों को निष्पादित करने में खुद को शामिल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह ऐसे नोटरी शपथ आयुक्तों के संबंध में सख्त दिशा निर्देशों की वकालत करते हुए कहा कि नोटरी और शपथ आयुक्तों को उचित दिशा निर्देश दिए जाए, इस तरह के कामों को अंजाम देना बंद करें, अन्यथा उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। ये महत्वपूर्ण बात कही। न्यायमूर्ति विवेक रसिया की पीठ ने कहा कि नोटरी का कार्य नोटरी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। उनका कार्य दस्तावेजों को निष्पादित करके शादी करवाने का नहीं है। ना तो नोटरी शादी कराने के लिए अधिकृत है, ना तलाक की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। तो यह बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा कही गई कि नोटरी में शादी और तलाक नहीं होता। अगला केस है मुस्लिम पुरुष, ये हरियाणा हाईकोर्ट का, ये भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, कि मुस्लिम पुरुष तलाक दिए बिना एक बार में एक से ज्यादा शादी कर सकता, लेकिन मुस्लिम महिला पर यह लागू नहीं होता।
आपको पता है मुस्लिम मैरिज एक्ट के, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक से ज्यादा शादियां पुरुष कर सकता है, लेकिन महिला पे नहीं लागू होता। नाहिदा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में था ये मामला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम दंपति द्वारा दायर एक प्रोटेक्शन याचिका की सुनवाई करते हुए हाल ही में देखा कि एक मुस्लिम पुरुष अपनी पूर्व पत्नी को तलाक बिना एक से अधिक शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला पर यह लागू नहीं होता। न्यायमूर्ति अलका सरीन की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 मुस्लिम महिला जो पहले से शादी कर चुकी है, याचिकाकर्ता नंबर 2 मुझसे पुलिस से शादी करने से पहले अपने पहले पति से कानूनन तलाक नहीं लिया, तो मुस्लिम महिला बिना बगैर डिवोर्स के दूसरी मैरिज नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष कर सकता है। ये पर्सनल लॉ है। केस नंबर 8 आज का जो है कि प्रथागत तलाक एक सामाजिक बुराई जो बीमार दिमाग वाले पुरुषवादी रवैये के कारण होते हैं। गुजरात हाईकोर्ट, महत्वपूर्ण बात कही गुजरात हाईकोर्ट ने कि जो पुरुष प्रधान सोच के चलते पुरुषवादी रवैया है, उसके तहत प्रथागत तलाक मतलब पंचायत बैठती है, परिवार और बरादरी के लोग बैठते हैं और आपस में वहीं पर तलाक करा देते हैं। कोर्ट ने कहा यह नहीं चलेगा। विवाह का कानून है, तलाक का कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट अगर दूसरे हैं तो उसमें दूसरे कानून लागू होंगे। मुस्लिम मैरिज का मामला है, क्रिश्चियन मैरिज का मामला है तो उनके अपने पर्सनल लागू होंगे। हिंदू मैरिज का मामला है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही विवाह और तलाक होगा। ये भारती बेन पत्नी अमित भाई विट्ठल भाई और बेटी रविजी भाई कवानी बनाम अमित भाई विट्ठल भाई का मामला था। फर्स्ट अपील नंबर 1624/2020। गुजरात हाईकोर्ट ने रेखांकित करते हुए प्रथागत तलाक एक सामाजिक बुराई है। हाल ही में एक जोड़े के प्रथागत तलाक के आधार पर उनके विवाह के विघटन की घोषणा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सामाजिक रूप से अपने पंचायत के जरिए तलाक किया है वो नहीं माना जाएगा। इस तरीके के प्रथागत तलाक महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सक्षम मंच के समक्ष उनके मुद्दों पर निर्णय किए जाने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। यह महत्वपूर्ण बात गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा कही गई। संवैधानिक सिद्धांतों के विकास और महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कल्याणकारी कानून बन जाने के बावजूद भी न्यायालय प्रथागत तलाक को मान्यता दे रहे हैं, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता, ना ही अनुमति दी जा सकती है। प्रथागत तलाक निसंदेह एक सामाजिक बुराई है। प्रथागत तलाक निसंदेह बीमार दिमाग वाले पुरुषवादी रवैये के कारण हो रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर महत्वपूर्ण टिप्पणी थी न्यायालय की कि बीमार दिमाग वाले पुरुषवादी रवैये के कारण हो रहे हैं। अगला आज का केस है जब पति या पत्नी उचित कारण के बिना सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं। तो ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैरिटल रेप पे तलाक के लिए वैध आधार। आपको पता है कि तमाम तरीके के केसेस कुछ देखने को मिलते हैं। पत्नी पति के ऊपर रेप का केस लगा देती है। हिंदुस्तान में हालांकि मैरिटल रेप कोई पनिशेबल एक्ट नहीं है, कोई ऐसी धारा नहीं है कि अगर पत्नी यह कहती है कि मेरी इच्छा के बिना मेरे पति ने मेरे साथ संबंध बनाए तो उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाए, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी इस तरीके का एक मामला आया था, केरला हाईकोर्ट, हम तमाम मामले ऐसे देखते रहते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि यह एक तलाक का आधार हो सकता है और 15 महत्वपूर्ण कमेंट्स किए। देखते हैं क्या है। मैट्रिमोनियल अपील थी, 2 अपीलें थी, 151 और 179 2015 की। केरल हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर 2 अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप का मामला तलाक दावा करने का वैध आधार है। हालांकि भारत में वैवाहिक बलात्कार को दंडित नहीं किया गया है। दरअसल पति ने अपनी अपील में फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक, न्यायमूर्ति कौसर एडप्पा गथ की खंडपीठ ने पत्नी को तलाक की मंजूरी देते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। दिस इज ए वैलिड ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स बट इट्स नॉट ए पनिशेबल एक्ट अंडर सेक्शन 376 आईपीसी। कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की उसमें से कहा कि पत्नी की स्वायत्तता की अवहेलना करने वाला पति का अनैतिक स्वभाव वैवाहिक बलात्कार है। कोर्ट ने माना कि दिस इज ए मैरिटल रेप। हालांकि इस तरह के आचरण को दंडित नहीं किया जा सकता, यह शारीरिक और मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है, लेकिन ये पनिशेबल एक्ट नहीं है। यह फिजिकली और मेंटल क्रुएलिटी के दायरे में जरूर आता है। दूसरा, आधुनिक सामाजिक न्याय शास्त्र में विवाह में पति पत्नी को समान भागीदारी के रूप में माना जाता है। पति और पत्नी उसके शरीर के संबंध में या व्यक्तिगत स्थिति के संबंध में किसी भी श्रेष्ठ अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। पत्नी की इच्छा के विरुद्ध
पति द्वारा उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार के अलावा और कुछ नहीं है, वैवाहिक बलात्कार के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन ये पनिशेबल एक्ट नहीं है। दिस इज ए ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स। तीसरी बात उन्होंने कही कि अपनी शारीरिक और मानसिक अखंडता के सम्मान के अधिकार में शारीरिक अखंडता शामिल है। शारीरिक अखंडता का कोई भी अनादर या उल्लंघन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन माना इसको। चौथी बात कही कि स्वायत्तता अनिवार्य रूप से उस भावना या स्थिति को संदर्भित करती है जिस पर कोई व्यक्ति उस पर नियंत्रण रखने का विश्वास करता है। विवाह में पति या पत्नी के पास ऐसी निजता होती है जो व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर निहित अमूल्य अधिकार है। इसलिए वैवाहिक निजता अंतरंग रूप से और आंतरिक रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। किसी भी तरह की घुसपैठ शारीरिक रूप से या अन्यथा इस तरह से निजता का उल्लंघन होगा। यानी पति अपनी मन मर्जी मनमानी पत्नी के साथ, पत्नी के शरीर के साथ नहीं कर सकता। यह घुसपैठ माना कोर्ट ने, और राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना। पांचवी बात कही कि केवल इस कारण से कानून दंड संहिता के तहत वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं देता है, यह अदालत को तलाक देने के लिए क्रूरता के रूप में मान्यता जरूर देता है। इसलिए हमारा विचार है कि वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक वैध अधिकार है। जीवन साथी के धन और सेक्स की अतृप्त इच्छा भी क्रूरता की श्रेणी में आएगी। यानी अनलिमिटेड जो सेक्स की डिजायर होती है वह भी क्रूरता की श्रेणी में आएगी। व्यभिचार में निराधार आरोप भी मानसिक क्रूरता का गठन करेंगे। इस तरह की कार्यवाही में तलाक के आधार पर की गई दलीलें पुनर्मिलन के किसी भी अवसर को खारिज करने वाले रिश्ते के लिए अधिक विनाशकारी हैं। विवाह में पति पत्नी के पास एक विकल्प होता है, वह पीड़ित ना हो, जो प्राकृतिक कानून और संविधान के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। अदालत द्वारा तलाक से इनकार करने के कानून पति या पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पीड़ित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। समाज में विवाह के बदले हुए परिदृश्य में सामाजिक दर्शन के व्यक्तिगत दर्शन में स्थानांतरित होने पर हमें डर है। क्या वर्तमान तलाक कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा? ऐसे कानून में व्यक्तिगत पसंद और व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में उचित संतुलन नहीं है। तलाक के कानून की रूपरेखा व्यक्तियों को अपने मामलों पर निर्णय लेने में मदद करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। इस ढांचे को विभिन्न स्तरों पर एक मंच को बढ़ावा देना चाहिए ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकल्प का प्रयोग कर सकें। अगली बात कही, अदालत को व्यक्ति की पसंद पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों को अपने मामलों पर निर्णय लेने में मदद करने के लिए अदालत को अपनी शक्ति को वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बात की, हमारे कानून को वैवाहिक नुकसान और मुआवजे से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए मानवीय सोच से प्रतिक्रिया देने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। उपरोक्त पंक्ति में कम से कम विवाह और तलाक के लिए सभी समुदायों के लिए एक समान कानून होने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। व्यक्ति व्यक्तिगत कानून के अनुसार अपना विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत विवाह के अनिवार्य अनुष्ठान से मुक्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने विवाह के संबंध में एक समान कानून की बात कही। समय की मांग है कि विवाह और तलाक धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत होना चाहिए। हमारे देश में विवाह कानून में बदलाव करने का समय आ गया। ये महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने कही कि शादी और विवाह भी पर्सनल कानून के तहत ना होकर जो कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष कानून की बात कही गई है उसके तहत होना चाहिए। तो इस तरीके के एक महत्वपूर्ण जजमेंट फैमिली लॉ से संबंधित, मैट्रिमोनियल मैटर से संबंधित विभिन्न हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए यह थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स 2021 के, जिनको लेकर के मैं आया। ये पार्ट फर्स्ट है। आगे और कुछ जजमेंट्स को लेकर के आपके सामने आऊंगा। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, उसको ऑल पे सेट कर दें। और वीडियो में जानकारी अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करते रहा करें। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।